आप सभी रसिक श्रोताओं का मैं अन्नू कपूर हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं इस शो में जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। और साथ साथ स्टूडियो में मौजूद जो लोग हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूं। थैंक यू वेरी मच। आज के शो की एक झलकी, कौन कौन सी कहानियां होंगी। कहानी होगी एक ऐसे फरिश्ते की जिसने आनंद बख्शी को उनके गुर्बत के दिनों में दिया सहारा, और इसी सहारे की वजह से आनंद बख्शी बना पाए हिंदी सिनेमा में अपना मुकाम। और आज आपको ये दास्तां भी सुनाऊंगा कि जिस जमाने में मोहम्मद रफी एक गीत गाने का 7,000 रुपया लिया करते थे, उस जमाने में किसने उन्हें सिर्फ 500 रुपए में गाना गवाया। ये गाना क्यों गाया उन्होंने, क्या वजह थी, ये कहानी भी आज के ही शो में। दिलीप कुमार जब अपनी पहली फिल्म कर रहे थे तो इस फिल्म के पहले ही शॉट में उन्हें डांट पड़ी उस फिल्म की हीरोइन से। क्यों, किस बात पर, यह किस्सा क्या था। क्यों एक रेल जर्नी के दौरान कुछ ब्रिटिश सोल्जर्स को देखकर एसडी बर्मन ने, ग्रेट एसडी बर्मन ने फटाफट एक चादर निकाली और अपने शरीर को पूरी तरह से ढक लिया, सर से पांव तक। क्यों? यह एक सच्चाई है कि जया बच्चन की किसी भी फिल्म में शंकर जयकिशन ने संगीत नहीं दिया, लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि जया बच्चन ने शंकर जयकिशन के म्यूजिक डायरेक्शन से सजे एक गीत में एक्ट जरूर किया है। यह कैसे हो सकता है भाई, जब उनकी किसी फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने दिया ही नहीं है, तो फिर जया बच्चन उनके गाने पर एक्ट कैसे कर सकती हैं। क्यों राज कपूर फिल्म मेरा नाम जोकर की शूटिंग के दौरान अपने बेटे ऋषि कपूर की परफॉर्मेंस शॉट शूटिंग देखने के बाद हमेशा कहते, कुछ कमी रह गई बेटा। ये कमी क्या थी, क्या वजह थी। ऐसी ही कुछ कहानियां होंगी मेरे मेहरबान कदरदान। आज के शो की पहली कहानी, आनंद बख्शी। बचपन से गाने का शौक, फिल्मों का शौक, लेकिन जब बड़े हुए तो फौज में भर्ती हो गए। लेकिन ये दिल कहीं लगता नहीं, क्या करे। वह फौज में भी पोइट्री, गाने और फिल्में घूम रही थी। वहीं पे लिखना शुरू कर दिया। एक बार उनकी एक कविता आर्मी पब्लिकेशन के सैनिक समाचार में छपी। लोगों के रिस्पांस को देखकर उन्हें लगा कि यार ठीक ठाक लिख लेता हूं। हौसला बढ़ा, आर्मी की नौकरी छोड़ दी और बंबई पहुंच गए अपना भाग्य आजमाने। 50 के दशक की शुरुआत में, अर्ली 50s में आ गए बॉम्बे। फौज की नौकरी छोड़कर आए आनंद बख्शी को बॉम्बे में 2 महीने तक काम के लिए चक्कर काटते रहना पड़ा। काम नहीं मिला और उन्हें लगा कि फैसला गलत था। वापस लौटने की सोचने लगे और यह भी सोचा कि कसम लेते हैं कि बंबई अब वापस नहीं आएंगे, चलो बख्शी घर चलें। घर पहुंचे बंबई छोड़कर। एक बार फिर से फौज की नौकरी ज्वाइन कर ली। घर वालों ने कहा एक बार धक्के खा चुके हैं, तब बंबई हुआ करता था ना, बंबई या बॉम्बे, मुंबई नहीं हुआ था। घर वालों ने कहा एक बार धक्के लग चुके हैं, बंबई का ख्याल तुम्हें खींचे नहीं, इसलिए तुम्हारे पैरों में बेड़ियां डालनी जरूरी है। इसलिए क्या कर दिया, शादी कर दी। शादी कर दी। समय बीत गया, बच्चे हो गए। 4-5 साल तक तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद फिर शौक जोर कीड़ा काटने लगा, जैसे आजकल की भाषा में बोलते हैं ना। और एक बार फिर जो फितूर आया, कसम तोड़ दी, परिवार को छोड़कर 1956 में फिर लौट आए बॉम्बे। इस बार वो दादर के गेस्ट हाउस में रहने लगे। इस बार पहले से कुछ ज्यादा समय संघर्ष किया। 5-6 महीने बीत गए, कोई काम नहीं मिला। हिम्मत ने जवाब दे दिया। लेकिन इस बार हालात बहुत खराब हो गए थे। इतने खराब हो गए थे कि रिटर्न टिकट के पैसे भी नहीं थे। अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आया। किसका सहारा, कौन दोस्त। ऐसे वक्त में याद आई लोकल ट्रेन के एक टिकट चेकर चित्रमल स्वरूप की,
चित्रमल स्वरूप से आनंद बख्शी की मुलाकात उनके स्ट्रगल के वक्त में लोकल ट्रेन से आने जाने के दौरान हो गई थी। आनंद बख्शी फौरन पहुंच गए नेकी के उस देवता के पास और बोले, चित्रमल जी, मुझे वापस घर लौटना है दिल्ली, मुझे टिकट लेकर दे सकते हो? चित्रमल स्वरूप ने कहा, मुझे भरोसा है तुम पर, थोड़ा हौसला रखो, एक दिन कामयाबी तुम्हारे पैर चूमेगी। हां, टाइम जरूर लग सकता है। आनंद बख्शी ने कहा, इसी टाइम के अंदर 5-7 महीने कट गए हैं। अगर मैं रुक भी जाता हूं तो रहूंगा कहां? रहने का किराया तो छोड़ो, मेरे पास तो खाने के पैसे नहीं हैं, घर जाने का पैसा नहीं है। तब चित्रमल स्वरूप ने उनका सामान उठाया और चल दिए। बख्शी साहब को समझ में नहीं आया, क्या कर रहे हो आप? चित्रमल स्वरूप ने कहा, अब तुम मेरे साथ बोरीवली में मेरे घर पे रहोगे, जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल नहीं मिल जाती तब तक। आप यकीन नहीं करेंगे, उसके बाद आनंद बख्शी चित्रमल स्वरूप टिकट चेकर के घर अगले 6 सालों तक रहे, फ्री। बल्कि उनके खाने पीने और खर्चे का भी सारा भार संभाल लिया नेकी के इस देवता चित्रमल स्वरूप ने। चित्रमल ही वो इंसान है जिसकी वजह से आनंद बख्शी बॉम्बे में टिके रहे, स्ट्रगल किया और एक दिन बन गए ग्रेट गीतकार आनंद बख्शी। तो उन चित्रमल जी को याद करते हुए, एक धन्यवाद देते हुए, इस दोस्ती को सलाम करते हुए एक गीत सुनवाने जा रहा हूं। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे एक स्ट्रगल कर रहे म्यूजिक डायरेक्टर की, जिनका नाम कमल राजस्थानी। जब कमल राजस्थानी साहब काम की तलाश में थे तो वो खार की जिस बिल्डिंग में रहा करते थे, वहीं नीचे एक होटल था। यहां एक प्रोड्यूसर साहब चाय पीने आया करते थे। एक दिन कमल जी को पता चला कि ये प्रोड्यूसर साहब एक फिल्म बना रहे हैं, टाइटल रखा है फिर बाहर आई। पहुंच गए स्ट्रगल करने, इंट्रोड्यूस किया, संगीतकार हूं, मुझे एक ब्रेक दीजिए। प्रोड्यूसर ने टालना चाहा, लेकिन स्ट्रगलर तो अटक ही जाता है, प्लीज गिव मी सम वर्क। तो प्रोड्यूसर साहब ने टालने के लिए एक शर्त सामने रख दी, देखो, अगर रफी साहब से 500 रुपए में गाना गवा लोगे तो तुम्हें मैं साइन कर लूंगा एज ए म्यूजिक डायरेक्टर अपनी फिल्म के लिए। रफी साहब की रेट उस जमाने में मिनिमम 5, मैक्सिमम 7, 8, 10 भी लिया करते थे। अब जरूरतमंद कमल ने उस प्रोड्यूसर को मना नहीं किया और कहा, ठीक है, अगर आपकी यही शर्त है तो ये शर्त पूरी कर दूंगा मैं। मरता क्या ना करता। अच्छा, कमल राजस्थानी साहब को ये बहुत अच्छी तरह से पता था कि रफी साहब बहुत नेकदिल आदमी है, बहुत काइंड हार्टेड आदमी है, लेकिन थोड़ा डाउट भी था कि यार इतने काइंड हार्टेड भी नहीं कि बिल्कुल एकदम फटीचर की मदद कर देंगे। खैर साहब वो पहुंचे बांद्रा के उनके बंगले पे। वहां पता चला कि साहब तो रिकॉर्डिंग पे गए। तब वो स्टूडियो का पता कर स्टूडियो पहुंच गए और बाहर निकलने का वेट करते रहे रफी साहब का। रिकॉर्डिंग खत्म होने पर रफी साहब बाहर आए तो कमल राजस्थानी उनके सामने जाके खड़े हो गए। मुफलिसी के दिन थे, स्ट्रगल का पीरियड था, ना तो ढंग के कपड़े पहने थे, न ढंग का फुटवेयर था, न जूता, न चप्पल ढंग का, और वो किसी भी एंगल से म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लग रहे थे। फिर भी रफी साहब ने उनसे बात की। रफी साहब को उन्होंने अपनी हालत सुनाई और प्रोड्यूसर की शर्त के बारे में बताया कि साहब, प्रोड्यूसर ने ये शर्त रखी है, मेरा करियर बन जाएगा अगर आप। रफी साहब ने बड़े गौर से सुना, सारा माजरा समझते हुए अपने सेक्रेटरी से कहा, जिस दिन की डेट खाली हो इन्हें दे दो। कमल यकीन ही नहीं कर पाए कि उनको रफी साहब ने हां कह दिया और डेट भी दे दी। कमल राजस्थानी साहब खुशी, जोश और उमंग से भरे हुए अपने प्रोड्यूसर के पास गए और कहा कि रफी साहब फिल्म में गाना गाने के लिए राजी हो गए हैं। प्रोड्यूसर हैरान हो गया, उसे विश्वास नहीं हुआ कि रफी साहब 500 रुपए में कैसे गाना गाएंगे। खैर साहब, रिकॉर्डिंग का दिन आया। ठीक वक्त पर रफी साहब स्टूडियो पहुंचे। धुन भी अच्छी थी। उन्होंने कमल राजस्थानी की धुन पर एक गाना रिकॉर्ड किया और रिकॉर्डिंग के बाद वादे के मुताबिक प्रोड्यूसर ने रफी साहब को 500 रुपए दे दिए। रफी साहब ने 500 रुपए को चुपचाप संगीतकार कमल राजस्थानी को देते हुए कहा, ये
500 रुपए आप रख लीजिए और सबसे पहले जाकर अपने लिए अच्छे कपड़े बनवाइए और ढंग की चप्पलें खरीदिए। यह चमक दमक की दुनिया है, यहाँ फटे हाल रहने पर कोई नहीं पूछता। तो कमल राजस्थानी साहब बताते हैं कि रफ़ी साहब की वजह से ही उन्हें ये फिल्म मिली और रफ़ी साहब के गाने की फीस से ही उन्होंने खरीदे नए कपड़े और जूते। हालांकि बाद में ना तो ये फिल्म रिलीज हुई और ना ही कमल राजस्थानी का करियर चला, मगर रफ़ी के नाम नेकी का एक किस्सा तो और जुड़ गया। रफ़ी साहब को सलाम करते हुए तो जनाब अब बात हिंदी फिल्मों के थेस्पियन दिलीप कुमार की। जब शुरुआती संघर्ष के बाद दिलीप कुमार को सन 1944 में ज्वार भाटा फिल्म में ब्रेक मिला तो उनके पहले शॉट का एक्सपीरियंस बड़ा ही बिकट रहा। जरा सुनिए, ये सारा वाकया दिलीप कुमार साहब ने खुद अपने एक इंटरव्यू में बयान किया है। तो जनाब हुआ यूं कि निर्देशक अमीय चक्रवर्ती ने दिलीप कुमार को पहला शॉट समझाया, एक्सप्लेन किया कि देखो आपको इस सीन में इस जगह से लेकर उस जगह तक जोर से भागना है। दिलीप कुमार ने पूछा ठीक है भाग जाऊंगा, मगर भाग के करना क्या है। इस पर डायरेक्टर ने उन्हें बताया कि वहां जो हीरोइन खड़ी है उसको जाके पकड़ना है, उसे बचाना है क्योंकि वो सुसाइड करने वाली है। दिलीप कुमार सीन समझ गए और साहब लीजिए शूटिंग हो गई शुरू। सीन शुरू होते ही दिलीप कुमार ने जोर से दौड़ना शुरू कर दिया, मगर कुछ पल के बाद दौड़ते ही सीन कट कर दिया गया। दिलीप कुमार ने पूछा क्या हुआ भाई। इस पर निर्देशक ने कहा आप बहुत तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए, कैमरा आपको कैप्चर नहीं कर पा रहा है। इस पर दिलीप कुमार को लगा कि वो इतने बड़े और इतने कमाल के कलाकार हैं कि कैमरा उन्हें पकड़ नहीं पा रहा है। सीन फिर से शुरू हुआ, वो फिर से भागे, लेकिन इस बार भी सीन कट हो गया। निर्देशक ने फिर से कहा आप अभी भी तेज भाग रहे हैं, थोड़ा धीरे भागिए। तब दिलीप साहब ने कहा कि धीरे कैसे भागूं, वो हीरोइन तो सुसाइड कर रही है ना, उसे तो जल्दी भागकर बचाना होगा। इस पर डायरेक्टर ने उनसे कहा कि मतलब यह है कि आप कैमरे के मूवमेंट के हिसाब से उससे कोऑर्डिनेट करते हुए भागें ताकि कैमरा आपको कैप्चर कर सके। खैर साहब फिर से शूटिंग शुरू हुई, मगर बार बार रीटेक्स हो रहे थे। काफी देर बाद जब दिलीप कुमार भाग भाग कर थक गए तो खुद व खुद भागने में गर्मजोशी कम हो गई, स्पीड कम हो गई, ढेर हो गए, धीरे हो गए और कैमरे ने उन्हें इस तरह से कैप्चर कर लिया जिस तरह से डायरेक्टर चाहते थे। अब ये भागने का सीन तो ओके हो गया, मगर जब दिलीप कुमार फाइनली एक शॉट में भागने के बाद हीरोइन के पास पहुंचे तो बड़े सकुचा रहे थे, झिझक रहे थे। इस बात पर सीन को फिर से कट करना पड़ा। यहां फिर गाड़ी अटक गई। इतनी देर से वहां खड़ी वो हीरोइन अब परेशान हो गई। उसके सब्र का प्याला अब भर गया था और उसने दिलीप कुमार को जमकर डांट लगाई। वो बोली कैसे आदमी हो तुम, एक लड़की को पकड़ने में इतना शर्म कर रहे हो तो एक्टर के खाक बनोगे। जब मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे पकड़ने से तो तुम्हें क्या दिक्कत है भाई, कसकर पकड़ते क्यों नहीं हो। हीरोइन की इस डांट के बाद दिलीप कुमार को हिम्मत आई और उन्होंने कई सारे रीटेक देने के बाद हीरोइन को फाइनली कसकर पकड़ लिया और कसकर पकड़ा तो सीन ओके हो गया। लेकिन इस सीन के ओके होने के बाद हीरोइन जो थी दर्द से चिल्लाने लगी। अब दिलीप कुमार फिर घबरा गए। उन्होंने पूछा भाई क्या बात है, क्या हुआ आपको। तब हीरोइन ने बोला अरे यार इतनी तेज पकड़ने को किससे कहा था कि मेरे जिस्म पर निशान पड़ गए और बहुत पूरे दिलीप कुमार साहब बताते हैं अपने इंटरव्यू में तब उन्हें समझ में आया कि जो काम इतना आसान दिखता है वो काम आसान नहीं है। एक्टिंग बहुत मेहनत का काम है, एक्टिंग कलाकारी का काम है और ये काम हर एक के बस की बात नहीं है। दिलीप कुमार ग्रेट एक्टर, हमारी इंडस्ट्री के जो महान अभिनेता हैं उनमें काफ़ी सिरमौर नाम है उनका। उन्हें प्रणाम करते हुए, उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए तो मेहरबान दोस्तों अब बात चली है जया बच्चन की। मैंने आपसे कहा था कि ये सच है कि जया बच्चन की किसी भी फिल्म का म्यूजिक शंकर जयकिशन ने नहीं दिया है। फिर मैंने ये भी कहा
कि ये भी सच है कि उन्होंने शंकर जयकिशन के गाने पर एक्ट किया है। क्या है ये, क्या मसला, क्या है, कंफ्यूजन क्या है, कैसा हुआ, सुनिए मैं बताता हूं आपको। जया बच्चन, जो उस जमाने में जया भादुड़ी थी, इनके बारे में पहला सच तो यह है कि उन्होंने जितनी भी फिल्में की हैं उनमें संगीत दिया है आर डी बर्मन ने, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, एस टी बर्मन, मदन मोहन, वसंत देसाई वगैरह ने। मगर किसी भी फिल्म में शंकर जयकिशन का म्यूजिक नहीं है। लेकिन अब दूसरा सच यह भी है कि उनकी पहली हिंदी फिल्म गुड्डी, जिसका संगीत दिया था वसंत देसाई जी ने, इसी फिल्म में जया बच्चन ने शंकर जयकिशन के एक गीत पर एक्ट किया है। आप सब लोगों को याद दिलाना चाहूंगा वो सीक्वेंस, जिस सीक्वेंस में जया भादुड़ी सपने में धर्मेंद्र के साथ एक गीत गाती हुई दिखती हैं, और इस ड्रीम सीक्वेंस में जो गीत था उसके बोल हैं, तुझे जीवन की डोर से बांध लिया है। ये गीत शंकर जयकिशन का ही बनाया हुआ है, उन्हीं के संगीत से सजा हुआ है। तो इस तरह डायरेक्टली ना सही मगर इनडायरेक्टली दोनों ही बातें सच है। एक तो उनकी किसी फिल्म में शंकर जयकिशन का संगीत नहीं है, और दूसरी ये भी कि उन्होंने शंकर जयकिशन के संगीत से सजे एक गाने पर एक्ट जरूर किया है। तो आइए सुनवाता हूं आपको वसंत देसाई के संगीत से सजी गुड्डी फिल्म का एक ड्रीम सीक्वेंस वाला वो गीत जिसे बनाया था शंकर जयकिशन ने। बात ग्रेट राज कपूर की और उनके बेटे ऋषि कपूर की। फिल्म मेरा नाम जोकर। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान ऋषि कपूर के हर शॉट के बाद राज कपूर बोलते, तुमने शॉट तो बहुत अच्छा दिया पर कुछ कमी रह गई। ऋषि कपूर अगले सीन में फिर कोशिश करते कि वो पिछले शॉट से बेहतर हो, लेकिन हर बार यही डायलॉग सुनने को मिलता, कुछ कमी रह गई। अब ऋषि कपूर इस बात से बहुत टेंशन में आ गए। सोचने लगे सब लोगों को काम बहुत पसंद आ रहा है, पापा का मिजाज समझ में नहीं आ रहा है। पापा को राज कपूर साहब को क्यों कमी नजर आती है और हमेशा कमी नजर आती है। खैर ये सिलसिला चलता रहा, फिल्म बनी, रिलीज हुई, और इस फिल्म के लिए ऋषि कपूर को एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। अवार्ड लेने के बाद ऋषि कपूर अपने पिता राज कपूर से जब आशीर्वाद लेने गए तो उन्होंने कहा कि अब तो बोल दीजिए कि मैंने अच्छा काम किया। पापा राज कपूर ने अवार्ड के लिए बेटे को बधाई दी, और बधाई देने के बाद फिर वही सेम, काम तो अच्छा था मगर थोड़ी कमी रह गई थी। बेटे ऋषि कपूर के सब्र का बांध टूट गया। हिम्मत जुटाकर पिता से पूछ ही डाला, पापा किसी को भी कोई कमी नजर नहीं आई, आपको ही नजर आती, आप हमेशा यही बोलते हैं, क्या कमी है? बड़े प्यार से राज कपूर, ग्रेट राज कपूर ने अपने बेटे ऋषि कपूर को समझाया कि जब वो छोटे थे, जब वो पापा पृथ्वीराज कपूर के साथ काम किया करते थे और यही सवाल पूछा करते थे अपने पापा से जो ऋषि तुम आज अपने पापा से पूछ रहे हो। तब पापा पृथ्वीराज कपूर ने उन्हें एक कहानी सुनाई थी। वो कहानी ये थी, एक नट हुआ करता था कलाबाज। वो अपने बेटे को कंधे पर बिठाकर लोगों के लिए कई प्रकार की कलाबाजियां करता था। ऊंचाई पर बंधी रस्सी पर चलना, बैलेंस करना, बड़े लंबे बांस से करतब दिखाना वगैरह वगैरह। जब उसका बेटा बड़ा हुआ तो उसने भी यही अपना लिया। बेटा जो भी करता लोग तालियां बजाते, खूब पैसा देते, लेकिन बाप हमेशा ये कहता था बहुत अच्छा किया पर थोड़ी कमी रह गई। उस लड़के ने और मेहनत की और पैसा कमाया और लोगों की तालियां पाई, फिर भी बाप एक ही बात कहता था, कुछ कमी रह गई। बेटा नाराज हुआ और उसने अपने बाप से लड़के कहा कि वो आज से ये सब कहना बंद कर दे। उस दिन के बाद से बाप ने बेटे को कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दिन रस्सी पे चढ़ने के दौरान, ध्यान भटकने के दौरान वो बेटा रस्सी से नीचे गिर गया। ये कहानी सुनाकर राज कपूर ने ऋषि कपूर से कहा, इस कहानी से मुझे जो सीख मिली है मैं चाहता हूं कि वही सीख तुम्हें भी मिले और तुम भी अपने काम पर गर्व करके उसे और बेहतर करने की कोशिश करो और कभी भी किसी चीज को कैजुअल लेना शुरू ना कर दो। इस इंस्पिरेशन स्टोरी के बाद आपको सुनाने जा रहा हूं मेरा नाम जोकर का एक गीत। आज के लिए इतना ही, अलविदा,
कल फिर मिलेंगे नए गानों के साथ, नई दास्तानों के साथ। वही आपका पुराना प्रोग्राम जिसका नाम है सुहाना सफर विद अन्नू कपूर। चलता हूं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।